अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलाल ताहिर है और अभी हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर पहले नंबर पर आपके पास आता है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि बस मैं उस तरह इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जो वर्डिंग है वो नहीं लिख रहा। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, या नंबर्स को आप एंट्रीज भी कह सकते हैं, यानी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मैथमेटिकल एंट्रीज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसको वैसे लिखा किस तरह जा सकता है, वैसे रिप्रेजेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि A1 A2 ऐसे चलता चलता A1 1 एंड पहली हाँ 1 2 और 1 N एंड इस तरह आप आएंगे तो नीचे आपके पास आएगा M1 M2 और ऐसे MN। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो है कि AIJ और साथ M क्रॉस N। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो ऑर्डर है, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज ऑफ मैट्रिक्स या M क्रॉस N। अब इसके अंदर M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और N है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर ये आपके पास आ जाता है। अब ये बात ध्यान में रखनी है, ज़रूरी है ऑर्डर, आप इसको आगे पीछे रिप्लेस नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले लिख दें और नंबर ऑफ रोज बाद में लिखते हैं, उससे मैट्रिक्स की पूरा मैट्रिक्स ही बदल जाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, अब वो 2/3 का और होगा और 3/2 का और होगा, इसलिए मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, ये ज़रूरी है इसका ऑर्डर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है जी कि इफ़ order of matrix A is 3/4 then number of entries कितनी होगी। देखें जी, ऑप्शन है आपके पास 7 8 10 और ये है 12। अब इसको मैं आप लोगों को वैसे बना के बता भी देता हूँ या बना के छोड़ें, देखें ऐसे बस खुद ज़हन से देखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, या चलें देखें यहाँ पर A1 A2 और A3, यूँ इसकी 3 रोज़ हैं, A11 21 31, और इस तरह इसकी 4 कॉलम्स हैं, A11 12 13 14 A22 23 24 A32 33 और A34। अब इसके अंदर जब आप लोग देखते हैं, हमने क्या करना है, 3 रोज 4 कॉलम्स, जिस तरह उसका ऑर्डर था। अब इसकी आप एंट्रीज मैनुअली गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूँ 4 12। अब आप हर दफ़ा तो यूँ नहीं बना सकेंगे, अगर उधर मैट्रिक्स को 7/6 आ जाए या इस तरह बड़ा मैट्रिक्स आ जाए तो आप इस तरह बनाएंगे नहीं। इसका आसान तरीका सीधा सीधा जो भी ऑर्डर है इसको असल में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 4 12, आंसर आ गया आपके पास। इस तरह का ये है, आसान ही है। और इसके बाद अभी आपके पास जो आने लगा है उसके अंदर, बल्कि इसी से रिलेटेड, ऑर्डर से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। देखें अभी आप एक क्वेश्चन देखें, इसके अंदर है कि आपके पास क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ मैनी मैट्रिसेस विद एंट्रीज या 12 एंट्रीज आर पॉसिबल। देखें इसके अंदर पहले नंबर पर वो आपको कहता है, पहला मैट्रिक्स पहले आपके पास आता है 4, फिर 5, C 6 और D 7। अब देखें पहले क्वेश्चन पढ़ें कि अगर 12 एंट्रीज हैं किसी भी मैट्रिक्स की, तो वो कितने मैट्रिक्स उस तरह के बन सकते हैं। अब देखें इसका ऐसे आप
हम अभी चेक कर लेते हैं। एक तो हो सकता है कि 1 क्रॉस 12 हो जाए, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि 2 क्रॉस 6 हो जाए, और तीसरा हो सकता है 3 क्रॉस 4 हो जाए। अगला आ जाएगा, या इन्हीं को आप फिर यूँ रिप्लेस कर सकते हैं, 12 क्रॉस 1, 6 क्रॉस 2 और 4 क्रॉस 3। इसके अलावा इनकी कोई नहीं बन सकती, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यूँ ही वैसे इस तरह के MCQs आते कम ही हैं, तो लेकिन इस तरह का करवाना ज़रूरी था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर इस तरह का आ जाए तो आप वहाँ पर ऐसे हक्का बक्का ना हो जाए कि ये क्या आ गया। इस तरह बस आपका है कि इस तरह के 3 पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ। आप इसको चेक करें यूँ 1 2 से 3 से लेकर यूँ कोई भी इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए, उसकी एंट्रीज आ जाएँ, उनको आप ऐसे आगे चेक करें, और जहाँ पर उसके बाद वो रिप्लेस होंगे ना नंबर, वहाँ तक होगा, मतलब उससे आगे नहीं जा सकता। इस तरह यहाँ पर इसके फिर कितने आ जाएंगे, 2 2 4 और 6, ये आंसर होगा आपका। अब इसके बाद आपके पास आता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर उसके जो डायगनल्स और ये सारी चीज़ें हैं वो किस तरह या उनको हम रिप्रेजेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर अब इसको ना हम 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 2 1 2 से शुरू किया, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 सॉरी। अब देखें, ये एक 4x4 मैंने मैट्रिक्स लिखा है। इसके अंदर जो ये आ रहा है ना, ये जो एंट्रीज हैं डायगोनल में, दीज आर कॉल्ड प्राइम डायगोनल। प्राइम डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपके पास, ठीक है। अब इनके लिए, या इनको प्राइम डायगोनल भी कहा जा सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जा सकता है, लीडिंग डायगोनल भी कहा जा सकता है। इनके लिए क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर ऑल aij i इज इक्वल टू j, यानी इसके अंदर जो प्राइम डायगोनल होते हैं, जो नंबर ऑफ रो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, वो सारी एंट्रीज प्राइम डायगोनल के अंदर आती हैं। जिस तरह देखें, इसके अंदर पहली रो पहली कॉलम 1 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 3 3 4 4, यानी i अगर रो है, i रो है अगर, और j कॉलम्स हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर जो एंट्रीज जिनका रो और कॉलम का एक नंबर होगा वो सारी की सारी प्राइम डायगोनल में आएंगी। इस तरह इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। उसके बाद जो आपके पास ये वाली आ रही हैं, ये जो एंट्रीज हैं ऊपर, इसको आप लिखेंगे aij फॉर ऑल। इनके अंदर i इज लेस देन j, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद चेक करें, यहाँ पर कॉलम का जो है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 3 रो 1 छोटा है, इसमें भी छोटा है रो, इसमें भी रो कॉलम के उससे छोटा है। और जो ये हैं, जिसमें इन्हें कहते हैं ये कौन से हैं, aij फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, ठीक है। अब ये हो गया डायगोनल और ये प्राइम। लेकिन जो ये वाली एंट्रीज हैं, ये जो यूं आ रही है, अभी ये तो है प्राइम डायगोनल है ना, ये जो एंट्रीज हैं ये प्राइम डायगोनल नहीं है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल्स, ठीक। अब इस सेकेंडरी डायगोनल्स में इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है कि फॉर ऑल, फॉर aij i प्लस j इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1, ठीक। m यहाँ पर ऑर्डर का है m, कि अगर ये m क्रॉस n है, ठीक है ना, ये ऑर्डर का m है यहाँ पर, ठीक है। ये अब इसमें आप देखें,
वो कहता है कि जब आपकी उस एंट्री का आई और जे, मतलब इसका ये I2 है और J1 है, 2 + 3 इसको ऐड करते हैं तो ये जो ऑर्डर है ना m+1 उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर आपको सॉरी मैंने ये लिख दिया ये वाला जो है। अब इसमें देखें जितनी भी एंट्रीज है 1 4 2 3 3 2 4 1 इनको ऐड करें। ये देखें 4 1 अगर ऐड करते हैं 4 + 1 असल में 4 आई है यहाँ पर और J1 है तो ये कितना आता है 5 और m+1 क्या है, m हमारे पास क्या है 4 क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास m × n क्या है 4/4 का मैट्रिक्स है ना, m नंबर ऑफ रोज हैं तो इसके अंदर m+1 करें 4 + 1 तो भी 5 तो ये वाली इक्वल की कंडीशन पूरी कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या इसलिए इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद आपके पास इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद आपके पास एक और आता है कि अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन सी हैं जिसके अंदर ऑर्डर की बेस पे, ठीक है, ऑर्डर की बेस पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, जिस तरह रो मैट्रिक्स। और एक और बात कि मैट्रिक्स को कभी कभी वेक्टर भी कहा, असल में ये मैट्रिसेस वेक्टर्स होते हैं और इसलिए इनको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जा सकता है, या कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी, इसलिए मतलब कभी कभी उनके नाम में मैट्रिक्स की जगह वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है उनको। जिस तरह पहले नंबर पर आता है रो मैट्रिक्स। आप सबको पता है रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी एक ही रो तो उसका ऑर्डर m × n जो होता है वो फिर क्या बनेगा, m तो 1 है तो ये बनेगा 1 × n, सही है। इस तरह आपके पास दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके अंदर इसका m × n कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिनका सिर्फ एक ही कॉलम हो। एक और बता दूं, ये बच्चों को पता नहीं, वैसे पता होना चाहिए, रो होती हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज और कॉलम होता है वर्टिकल एंट्रीज, ठीक है, यानी वर्टिकल जो ऐसे स्ट्रेट होती हैं और हॉरिजॉन्टल जो ऐसे होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम एक होता है यानी m × 1 होता है इनका ऑर्डर। इसके बाद आपके पास आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। फिर उसके बाद चौथे पर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर होती कौन सी साइड है, जिसका लेंथ उसकी ब्रेड्थ के इक्वल हो, यानी चारों साइड इक्वल हो, तो इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले करता हूँ, क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास कि अगर A एक रो मैट्रिक्स है, इफ A इज रो मैट्रिक्स, यानी कि A अगर रो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है विद ऑर्डर m × n, यानी उसका ऑर्डर है m × n, देन देन कह रहा हूं एंड m + n इज इक्वल टू 9, देन उसने पूछा कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये प्लस है m + n। अब इसके ऑप्शंस देखें आप, ऑप्शन है आपके पास 6 7 8 9। अब देखें कि होगा कैसे। पहले नंबर पर तो देखें उसने कहा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए उसने कहा कि A एक रो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m × n है, m × n, और m × n और रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 × n भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही रो है, m 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू फिर क्या आती है 1, और उसने कहा कि m + n 9 के इक्वल है, यानी 1 + n 9 के इक्वल है, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल नहीं सकते 8, तो आंसर क्या आएगा 8। इस तरह एक क्वेश्चन है और आसान ही क्वेश्चन है, मसले वाली बात नहीं है, सीधे क्वेश्चंस हैं, आसान है, बस समझें और आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी।
ना वहाँ पर सॉल्व करने में मुश्किल होगी, ना यहाँ पर सॉल्व करने में मुश्किल होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन एक और बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें कि उसने बोला हमें कि अगर ए एक कॉलम मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, और बी ए ट्रांसपोज इज डिफाइंड, और साथ में कहता है देन ए ट्रांसपोज इनटू बी इज, क्या होगा? इसके ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन है रो मैट्रिक्स, बी है कॉलम मैट्रिक्स, सी है आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें ये करना कैसे, पहले तो सवाल समझे ना ज़रा कि सवाल समझ भी आया कि नहीं। अब इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सेस हैं ए और बी का हमें नहीं मालूम, ए का हमें पता है कि उसने कहा ए का क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है ए एक, और बी ए ट्रांसपोज डिफाइंड है, यानी ए ट्रांसपोज और उसके साथ बी का प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो उसका यानी एग्जिस्ट करता है। तो ए ट्रांसपोज बी कौन सा मैट्रिक्स बनता है? अब पहले तो ये सोचें ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ सॉल्व किस तरह करना है। इसका सीधा आसान तरीका है कि देखें उसने हमें क्या बोला, हम क्योंकि अगर देखें हम ए क्रॉस बी, अगर पी क्रॉस आर है, देखें ठीक है, तो पी क्रॉस आर है, तो इससे क्या पता चलता है कि ए का ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस कोई भी हो सकता है, हम उसे कह सकते हैं क्यू, और फिर इसका होगा क्यू क्रॉस आर। अब ये कैसे आया है? पहले तो एक बता दूं, दो चीज़ें इस सवाल से पहले बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होती है। वैसे तो ये आगे ही आना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहले के कॉलम्स दूसरे के रो के इक्वल हों। तो अब अगर हमने, और देखें इस तरह होता है कि अगर ए का ऑर्डर है ना m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो पता है ये किस तरह होती है इनकी मल्टीप्लिकेशन, a क्रॉस b, ये आती है m क्रॉस n और साथ क्या आता है n क्रॉस p इनको। अब इनके इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। तो a क्रॉस b का ऑर्डर फिर पता है क्या आता है, m क्रॉस p, यूँ आता है। तो अब ये मैंने इसलिए समझाया है कि यहाँ पर ये चीज़ लगनी है। देखें इसको कि अगर वो यहाँ पर हमें कहता है, देखें इस पे कि अगर ये p क्रॉस r है, हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि a p क्रॉस q है, तो इसका q क्रॉस r होना ज़रूरी है, तभी ये q इक्वल होंगे, और p क्रॉस r ये हमें मैट्रिक्स बाद में देंगे। अब इस पे देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास क्या चीज़ है इस कंडीशन में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस 1 है ना, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में उसको उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को रो से के साथ रिप्लेस करा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का हो जाएगा 1 क्रॉस m। अब देखें यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी, हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज बी कैसे निकलेगा, ए ट्रांसपोज किसको इक्वल है 1 क्रॉस m, और बी फिर जनरल जो लेते हैं हम वो होता है m क्रॉस n। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए इनका होना ज़रूरी है, तो ए ट्रांसपोज बी का फिर ऑर्डर क्या आता है 1 क्रॉस n, ठीक है। अब जब ये बन गया 1 क्रॉस n, तो इस बात का ये मतलब है
कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। इस सारे को छोड़ें, बस देखें ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स है m क्रॉस 1, सही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 क्रॉस m। अब अगर हमने B A ट्रांसपोज डिफाइंड होने का मतलब ये है कि A ट्रांसपोज B भी डिफाइंड है, ठीक है। अब इसका तो बस इतना मकसद था कि वो हमें ये बता दे कि डिफाइंड है। अब A ट्रांसपोज B चेक करना है कि उसका ऑर्डर कैसा है, तो A ट्रांसपोज का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी नंबर ऑफ रोज B की होना ज़रूरी है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इन ऑर्डर फॉर देम टू बी मल्टीप्लाइड, सही है। अब यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो B की रोज m होनी चाहिए, तो दूसरा साथ n लगा लो, p लगा लो, q लगा लो, कुछ भी लिख लो साथ। एंड पे आपके पास आएगा क्या, 1 क्रॉस जो भी है, मैंने यहाँ पर n लिखा है तो 1 क्रॉस n। तो 1 क्रॉस n फिर कौन सा मैट्रिक्स होता है, इट इज़ रो मैट्रिक्स, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस मैट्रिक्स की रो नंबर ऑफ रोज 1 हो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या है, ये। इस तरह ये क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। और इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने लगे हैं आसान चीज़ों की। आसान ही है चीज़ें मुश्किल नहीं है। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर मतलब पहले भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, उसके आगे मैंने आपको बीच में कुछ 2 सवाल करवाए हैं। अब देखें इसके अंदर है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले तो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, देखें डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल एंट्रीज में ना एटलीस्ट जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अंदर, मैं लिखता हूँ इसको, एटलीस्ट 1 aij 1 ऑफ aij फॉर ऑल I इज इक्वल टू j इज़ नॉट इक्वल टू 0, या ये यहाँ पे लिखते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू j। यानी ये प्राइम डायगोनल की वो थी ना, प्राइम डायगोनल की रिप्रेजेंटेशन। तो उसने कहा कि प्राइम डायगोनल के अंदर कम से कम एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारी aij it should be equal to 0 for all I is not equal to j। यानी मैं अभी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। जिस तरह 2 है, 2 3 4 है, यानी प्राइम डायगोनल जो है ये, इनमें कम से कम एक ऐसी एंट्री हो जो नॉन ज़ीरो, और इनके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होना ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर तो प्राइम डायगोनल में सारी की सारी नॉन ज़ीरो है, लेकिन अगर मैं इनकी जगह यूं कर दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं 0 0, अभी भी एटलीस्ट एक जो मैंने आपको लिखा एटलीस्ट 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ डायगोनल मैट्रिक्स का ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आता है कि उसने पूछा इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन, उसने क्या कहा, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन A 1 1 इक्वल टू A 1 2 इक्वल टू A 1 3 क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास, A पे आता है -1, B पे आता है 1, C पे आता है 0 और D पे आता है नन। आप सोचें ना ज़रा इस पे। पहले नंबर पर तो आपको सवाल चेक करना है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या है इसमें, ये हैं कौन सी एंट्रीज, A1 1 A1 2 A1 3। अब अगर आप गौर करें तो इन सब में जो पहला है I, ये 1 है, इसका मतलब है ये सारी फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं, टॉप मोस्ट।
उसमें वो सारी की सारी उसने ज़ीरो रखी हैं, ठीक है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी जो ये सारी टॉप एंट्रीज उसने ज़ीरो तो नहीं, खैर उसने इक्वल रखी हैं जितनी भी हैं, ठीक है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली तो x हो, बाकी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो अगर उसने क्या है ये इसके इक्वल है, ये अभी उसने बोला है ये a12 है ना, a12 और ये है a13, तो अगर ये इसके इक्वल रखनी है तो इसका मतलब है x भी फिर ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये सारी अगर इक्वल हैं तो ये ज़ीरो होगा। अगर ये इक्वल आपस में ना होती, ये इक्वल ना होती, ये इक्वल होती, ये तो ज़ीरो होंगी होंगी, मगर ये ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो के अलावा भी हो सकती है। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन मगर ये था कि अगर ये सारी इक्वल हैं तो इक्वल सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में हो सकती हैं कि ये भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो ज़ीरो होना ही होना है। किस लिए, उसने हमें पहले ही कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स है और हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इसमें अभी वो हमें कहता है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, स्केलर मैट्रिक्स भी आगे से टाइप ही है। एक और बात बता दूँ, डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है। अब आगे स्केलर मैट्रिक्स में आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में आगे, स्केलर मैट्रिक्स में उसने हमसे पूछा, उसने हमें कहा कि ए आई जे इक्वल टू के होने चाहिए फॉर ऑल ए आई जे, नहीं, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब इसके अंदर सेम टू सेम वैसा ही है जैसा उसके डायगोनल के अंदर था। आप देखें इसके अंदर है x 0 0 0 0 x x 0 0। उसने हमें बोला कि जितनी i इक्वल टू जे, हमें पता है i इक्वल टू जे प्राइम डायगोनल वाली एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कोई कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। इसके डायगोनल में तो हमने पढ़ा था कि वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर वो डिफरेंट नहीं हो सकती, और डिफरेंट नहीं हो सकती तो इसका मतलब है वो ज़ीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो सारी ज़ीरो हो जाएंगी, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये क्या होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट k के इक्वल होने चाहिए। यहाँ k रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट, ठीक है, और बाकी सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। बस कहने का मतलब क्या है, सारी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होंगी और डायगोनल एंट्री किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। अब इसके बाद आपके पास आते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर ये आते हैं आपके पास, देखें एक ये है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब इसके अंदर क्या आएगा जी, पहले नंबर पर तो आती है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर देखो, दो मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कब, व्हेन their order is same, order is same। यानी उसने कहा कि दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तब ऐड हो सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो ना एडिशन उनकी हो सकती है ना उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। इसी के बाद आपके पास आता है कि मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो मैट्रिसेस की इस तरह नहीं हो सकती कि एक मैट्रिक्स दूसरे पे डिवाइड कर दें, वैसे उसको किसी स्केलर से डिवाइड करा सकते हैं, मगर डिवीजन उस तरह दूसरी तरह नहीं हो सकती। और डिवीजन के लिए अभी मैंने खैर आप लोगों को पहले बता दिया था कि डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कब हो सकती है, इफ़, ये देखें, फॉर ए क्रॉस बी टू बी पॉसिबल,
उसने बोला कि ए क्रॉस बी पॉसिबल अगर आप करना चाहते हैं देन n ऑफ ए शुड बी इक्वल टू m ऑफ b, यानी ए के कॉलम्स n मैंने आपको क्या बताया था, n फॉर कॉलम्स है और m रोज है, कि a के कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तब ही मल्टीप्लिकेशन उन दोनों मैट्रिसेस की पॉसिबल है, इफ़ नॉट तो कोई नहीं हो सकता। और इनका a क्रॉस b का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं आप, वो भी पहले मैंने आपको बताया कि अगर a का ऑर्डर है ना m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस q, क्योंकि इसका n इक्वल होना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये जो होगा ना इसकी a की नंबर ऑफ रोज और b की नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर होगा a क्रॉस b का। बस इस तरह आप a क्रॉस b का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। आगे अब आपके पास एक क्वेश्चन एक करवाता हूँ, देखें क्वेश्चन में ये NET का पास का क्वेश्चन है जो अभी मैं आप लोगों को एक करवाने लगा हूँ। इसके अंदर वो हमें बोलता है कि अगर ऑर्डर ऑफ यानी या इसे लिख सकते हैं या बी ए होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या इक्वल है, 3 क्रॉस 2 एंड, और साथ ही उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ, तो उसने बोला कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। अब देखें, नहीं सॉरी, उसने बल्कि ऑर्डर ऑफ ए दिया है इज, उसने बोला कि वो है m क्रॉस 3, तो इसके अंदर उसने पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, किसका जी ऑर्डर उसने पूछा है b का। अब देखें पूरा क्वेश्चन समझें पहले, बी ए प्रोडक्ट और उसका होल का ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, ओ ए का ऑर्डर यानी ए का ऑर्डर m क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर क्या होगा। अब इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, देखें एक तो ऑप्शन है आपके पास m क्रॉस 2, b है 2 क्रॉस m, c है 3 क्रॉस m और d है m क्रॉस 3। अब देखें करेंगे कैसे, यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको एक और पहली बात तो ये कि ये किसके इक्वल होता है, बी ए होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, सही है। अब देखें कि अगर ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास m क्रॉस 3, हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है m क्रॉस 3, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, रिप्लेस करो 3 क्रॉस m। अब 3 क्रॉस m क्या आ गया इसका ऑर्डर, तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर फिर क्या होगा। अब b ट्रांसपोज का ऑर्डर होने के लिए हम इसे लिख सकते हैं m क्रॉस n, ठीक है, हमें क्योंकि अभी पता तो नहीं है ना, m क्रॉस n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n की जगह हम डाल सकते हैं 2। आप सोचेंगे ये कैसे कह रहे हैं, ये उसने नहीं दिया हमें 3 क्रॉस 2, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसका भी तो ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑर्डर इस तरह निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज आ गया और वो है m क्रॉस 2, सही है। इससे आप ऑर्डर ऑफ बी निकाल सकते हैं, बी ट्रांसपोज को रिप्लेस करें तो ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस m, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस m। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस मुश्किल नहीं होती, बस दिमाग खोल के आपने करना होता है। देखें अभी इसके बाद आपके पास जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन या बल्कि हाँ जी, इसमें आप बस करें सीधा ये करते हैं, एक और क्वेश्चन बल्कि कराता हूँ, ये भी NET का ही क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 क्रॉस 4 है और ऑर्डर ऑफ बी 4 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो उसने हमें बोला कि ऑर्डर ऑफ बी ए स्क्वेयर क्या होगा। अब ये पहला ऑप्शन है आपके पास, इसमें है 4 क्रॉस 4
B है 2 क्रॉस 4, C है 2 क्रॉस 2 और D है नन। अब देखें करेंगे कैसे, आप लोग पहले इसको थोड़ा सोचें इस पे। पहले नंबर पर देखें ना आप यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ऑर्डर क्या है इनके, ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है। अब इसके अंदर उसने लिखा है बी ए स्क्वेयर्ड का। पहले बात तो ये समझे बी ए स्क्वेयर्ड निकलेगा कैसे। बी ए स्क्वेयर्ड के लिए आपको बी को मल्टीप्लाई कराना है ए के स्क्वेयर से, सही है। ए का स्क्वेयर कैसे आएगा, ए के स्क्वेयर के लिए आपको ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये 2 क्रॉस 4 है, 2 क्रॉस 4 को आप 2 क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? नहीं। आप सोचें क्यों नहीं करा सकते? मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ए स्क्वेयर ही पॉसिबल नहीं है। जब ए स्क्वेयर पॉसिबल नहीं है तो बी ए स्क्वेयर ही पॉसिबल नहीं है, बी ए स्क्वेयर पॉसिबल नहीं है तो आंसर होगा नन। अब देखें सॉल्व नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था आपने, लेकिन क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर इससे एक बात आपको पता चलती है कि स्क्वेयर इज ओनली पॉसिबल, स्क्वेयर और हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस is only possible only for square matrices। यानी आप किसी मैट्रिक्स को अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर आप उसका अपने आप के साथ प्रोडक्ट नहीं करवा सकते। जब आप उसका अपने आप के साथ प्रोडक्ट नहीं करवा सकते तो आप ये ए स्क्वायर कैसे लेंगे? जब ए स्क्वायर नहीं आएगा, बी ए स्क्वायर भी नहीं आएगा, बी ए स्क्वायर नहीं आएगा तो ऑर्डर किस चीज़ का होगा? फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब आपके पास आगे करवाते हैं। इसमें देखें अभी ये आपके पास आता है, देखें जी इसके अंदर अब आपके पास है क्या चीज़ है जी, ए की पावर, मतलब क्वेश्चन है, देखें उसने हमें बोला कि अगर ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 0 0 3, ठीक है, तो उसने हमें बोला ए की पावर 4 क्या होगी। अब इसमें ऑप्शंस हैं इसके अंदर कि 3 0 0 3 रहेगा, ये 0 है। फिर उसके बाद उसने हमें बोला या तो बी ऑप्शन है 12 0 0 12, सी ऑप्शन है 81 0 0 81 और डी है नन। अब देखें कैसे। अब आप चलें भाई, जिसने बच्चे ने उस तरह पढ़ा है करना शुरू करो। पहले ए स्क्वायर लो, फिर ए स्क्वायर का ए, उसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करो, फिर ए क्यूब आएगा, ए क्यूब को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करो। इतनी देर तक आप नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं ज़ाया कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। अब देखें इसके लिए ट्रिक क्या है, या पहले फॉर डायगोनल और स्केलर, डायगोनल और स्केलर मैट्रिसेस, ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल और स्केलर के लिए ये बता दें। A 0 0 B C 0 0 0 0, इसकी पावर आपने n लेनी है तो वो किसके इक्वल होता है? A की पावर n 0 0, B की पावर n 0, C की पावर n 0 0 0। यानी आप बस उन एलिमेंट्स की पावर ले लें, इन एलिमेंट्स की पावर वो n ले लें। अब 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81। अब आप लोगों ने ये पावर्स याद करनी है। 2 की पावर आपको 10 तक याद होनी चाहिए, फैक्टोरियल की पावर्स आपको 10 फैक्टोरियल तक सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आपको 3 की हायर तो कोई 4 5 तक पावर्स याद होनी चाहिए, और इस तरह आपको आना चाहिए। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 81 इसका आंसर है। इसके बाद आपके पास एक और आता है, इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देखें उसने बोला कि अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, क्वेश्चन है
कि आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, ए किसके इक्वल है 5 0 0 1 0 2 0 0 0, ठीक है। उसने बोला ट्रेस बताएं, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास देखें, ऑप्शंस आपके पास आते हैं 8/10, बी ऑप्शन है आपके पास 1/10, सी ऑप्शन है आपके पास 17/10 और डी ऑप्शन है आपके पास 3/10। अब देखें, पहली बात तो ये आपको ट्रेस का पता होना चाहिए। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ट्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि डायगोनल जो एंट्रीज हैं इनका आप सम करेंगे, इसका प्लस प्लस तो ट्रेस आ जाएगा। दूसरी बात ये ट्रेस निकालना है मगर ए का नहीं निकालना, ए इन्वर्स का निकालना है। अब आपको पहले इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। चलो अब जो बच्चे जिन्होंने आम नॉर्मल बुक पढ़ी है वो क्या करेंगे जी, पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए वही लंबे मेथड लगाएंगे। इसके लिए एक और बात बताएं, किसके लिए, फॉर, देखें जी डायगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं ना, डायगोनल मैट्रिसेस हों या स्केलर मैट्रिसेस हों, यहाँ पर भी फॉर डायगोनल या स्केलर मैट्रिसेस, ए इनवर्स पता है किसके इक्वल हो जाता है। अगर देखें मैं यहीं पे वो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ए है ए बी सी, बाकी सब 0 0 है, ये अगर बाकी 0 0 आ रहा है, ओ सॉरी ये गलती से मैंने लिख दिया, बी और यहाँ सी ये आ जाए, तो इसके लिए इन्वर्स आपने उस तरह नहीं, नॉर्मल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से फाइंड नहीं करना, आपने बस इनको उल्टा कर देना, इनका रेसिप्रोकल ले लेना है। सिर्फ और सिर्फ इनका रेसिप्रोकल लेंगे, आपके पास डायरेक्टली उसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, या इसको देखते हैं यहाँ पर साइड पे। तो इसका मतलब है कि ए इन्वर्स क्या आएगा आपके पास, ए अगर ये है तो ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 1 ही, और ये आ जाएगा 1/2। बाकी मैं एंट्रीज नहीं लिख रहा, ये 0 0 चलें, 0 0 है, बाकी ये ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, मतलब टेढ़ा लिखा है, लेकिन ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ गई हैं। 1/5 है, अब इन्वर्स तो आ गया, तो अब इसको ऐड करें। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ये एलसीएम क्या आता है, ये आएगा ये, तो ये आपके पास क्या चीज़ बनती है 17/10, आंसर आपके पास 17/10। इसके अंदर आपने एक चीज़ सीखी, क्या चीज़, कि अगर एक मैट्रिक्स हो डायगोनल या स्केलर, उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उसको आपने सारा कन्वेंशनल मेथड ही करना, सिर्फ उसकी जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज हैं उनको रेसिप्रोकेट करना है। और जो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी से, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है कि देखें यहाँ पर जब आप आएंगे, अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन ही है, चलें एक और, या पहले एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है ना, AIJ, जिसका ऑर्डर है M × N, तो हमें यह पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उस पर, इस मैट्रिक्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इनके लिए। अब देखें जब आप यहाँ पर आएंगे, या सॉरी ये देखें, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो और आप चाहें कि ए आए, तो जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से कराने, यानी i × a करवा रहे हैं, तो फिर i का ऑर्डर क्या होना चाहिए, i के कॉलम्स इसके रो के इक्वल होने चाहिए। ये होना चाहिए i of m × a, ठीक है ना।
तब ये आएगा। और अगर एक पहले आ रहा है और आई बाद में आ रहा है तो आपको क्या आना चाहिए, आई एन ऑर्डर का होना चाहिए। यानी देखें अब ये मैंने लिखा क्या है, समझ आई नहीं है या क्या। देखें अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, मैंने आपको क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के रो सेकंड के रो के इक्वल हो। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैट्रिसेस आर वेक्टर्स, और वेक्टर्स के लिए a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, कम्यूटेटिव नहीं है ये, तो इसलिए ऑर्डर मैटर्स। अब जब ऑर्डर मैटर करता है तो a का m क्रॉस n ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका तो ऑर्डर यही होगा ना। अगर m है तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर m क्रॉस m है, और अगर n है तो इसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर m होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि वो इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल आए और आपको a के इक्वल मिले, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और अगर आप a को पहले रखते हैं और आइडेंटिटी को बाद में रखते हैं तो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर हो वो a के कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए, कि वही मल्टीप्लिकेशन वाला असूल क्योंकि फॉलो करवाना है। अब इसके बाद होप के समझ तो ये आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक है कि देखें यहाँ पर आपके पास आता है, ये पास का क्वेश्चन है, पास पेपर का, कि अगर आपके पास एक है 2 0 और 0 R, ये S मैट्रिक्स है, और उसने बोला है कि S प्लस S इनवर्स किसके इक्वल है, PI2, ठीक है। अब इसके अंदर उसने पूछा क्या है कि एक तो हमें R की वैल्यू बताओ, ये जो R है, और दूसरा हमें P की वैल्यू बताओ, ये जो P है। अब इसके अंदर आप करेंगे क्या, पहले नंबर पे तो आपको S इनवर्स निकाल लेना। अब देखें इनवर्स कैसे निकलेगा, अभी आप लोगों को बताया ये है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसको क्या करेंगे, इसका इन्वर्स सीधा सीधा इसकी डायगोनल एंट्रीज को रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, तो ये इन्वर्स आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करें, इसको ऐड करें इसके साथ 2 0 0 R, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से जब आप जाएंगे ये R प्लस R आएगा, है ना। R प्लस R आपके पास किसके इक्वल है, या आपके पास इक्वल है PI2 के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, उसको आप P करेंगे, यानी उसको एक P स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। असल में ये क्या चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ये ऑर्डर 2 का है, इसको साथ P से मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा P 1 P 0 के साथ 0 हो जाएगा, और इधर P, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जब आप इसको करते हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसका पूरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1/2 प्लस 2 ये आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और ये आ जाएगा 1/R प्लस R। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको क्या चीज़ नज़र आती है कि जो ये है ना आपके पास, देखें यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ जाती है, इधर से पहले तो P की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी 2 प्लस हाफ, तो ये होता है 5/2, तो इसका मतलब है यहाँ इधर इनको 1/R प्लस R आप किसके इक्वल रखेंगे, 5/2 के। यानी अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर लेना है, एक तो होता है ना आप इसको R को पूरा आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें, उधर क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाएं, सारा कुछ सॉल्व करें, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सोचें कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको आप उसके अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड करें तो आंसर 5/2 दे। तो अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाया हो ना, तो आप सोचेंगे कि ये भी तो हमने यहीं पे यही किया है, जब ये हमने ये किया है, अगर ये P इसके इक्वल है और P इसके इक्वल भी है, तो ये आपस में भी तो इक्वल हैं। जब ये आपस में इक्वल हैं, R प्लस 1/R किसके इक्वल है, 2 प्लस 1/2, तो यहाँ से देखो ना R किसके इक्वल आ गया, R आ गया 2 के इक्वल या नहीं। तो इससे बस आपका आंसर आ जाता है कि R है आपके पास 2 और P है आपके पास 5/2। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वहाँ पर एंट्री टेस्ट में। अब आपके पास आगे आता है
देखें अब हम आगे आ रहे हैं और एक और क्वेश्चन ही अभी इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये सारे पास पेपर वाले क्वेश्चन हैं 0, 4, 9, 18, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 3, 4, 3, 4, 15 और 1, ये 15 है। तो वो हमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखें इसके आपने क्या करना है, एक तो आएगा आपके पास a इंटू बी होल का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, b इन्वर्स a इन्वर्स। फिर आपके पास b ऑप्शन आपके पास आता है a इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल है, a के ही। c आपके पास आता है a इंटू बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, और d आपके पास ऑल। चलो पहली बात तो ये, आपने क्वेश्चन देखा, आप हो गए ओवर कॉन्फिडेंट और आपने दस्ती क्या किया, आपने लगा दिया ऑप्शन ऑल। क्यों जी, अब बचा कहेगा मैं तो ये तो सारी की सारी, क्योंकि असल में तो ये सारी की सारी ठीक लिखी हुई हैं, कोई भी किसी में भी गलती नहीं है। ये ए है, सही है ये। अब वैसे तो ये सारी की सारी सही लिखी हुई हैं कि ए बी होल का इन्वर्स लो तो ये इसके इक्वल आता है, इसका इन्वर्स लो इसके इक्वल आता है, तो ऑल होना चाहिए, मगर ऑल नहीं है। क्यों, हमने इनके मुताबिक देखना है। अब देखो इन्वर्स के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो, इन्वर्स मैट्रिक्स का निकलता कब है, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो। अब यहाँ पर a को पहले डिटर्मिनेंट चेक करें, 18 इंटू 0 0, ठीक है, और सॉरी 18 इंटू 0 नहीं है, सॉरी 18 इंटू 2 है, गलती से हो गया, ये बड़ा वो हो जाना था। अब देखिए 18 इंटू 2 करें आएगा 36, माइनस 9 इंटू 4 करें आएगा 36, इसका तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। जब a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो a इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। जब a इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये बच जाता है। अब अगर ये दो पॉसिबल नहीं है, ऑल तो वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ऑल में तो वो भी होने चाहिए थे, तो पीछे एक ही चीज़ रह जाती है, और यही आंसर है आपका, ये जो सारा है, ठीक है। इस तरह आपने दिमाग खोल के पहले उसको देखना है कि यार ऐसे अन्यवाह नहीं लगा देना कि यार ये तो सारी चीज़ें पढ़ी हैं ऑल कर दो। आपने पहले इसको देखना है कि क्या इस पर पॉसिबल भी है इन्वर्स, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, वरना अभी गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरह सीधी चीज़ जो आती पढ़ी भी होती है चीज़ बंदे की गलत हो जाती है, फिर बंदा आके कहते ये रहा, मैं तो सारा पढ़ के गया था, मैं तो ये भी करके गया था, पर मेरा तो आया कुछ नहीं, मेरे नंबर नहीं आए, इस तरह के फिर काम हो जाते हैं। चलें, इस तरह अभी मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें ध्यान से रखा करें, ध्यान से किया करें, क्योंकि आती हुई चीज़ बंदा गलत कर देता है। हमेशा उसने आपको आई कैचर एक ऑप्शन दिया होता है और बच्चा बगैर देखे कर देता है। अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स है -1, 0, 2 और 1, ठीक है। तो उसने बोला कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसने कहा है हमें ये किसके इक्वल होगा। अब देखो पहली बात तो ये आपके पास आ रही है कि ऑप्शंस अब पहले हम देते हैं ना, आपको ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन पहला तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दूसरा वो है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3, 0, 0, 1, -1 यानी डायगोनल मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन। अब ये तो कर लिया आपने। अब इसके अंदर देखें आप तो आपको नज़र क्या आएगा। पहले तो जो आम बच्चा है ना, जिसने नॉर्मल बुक पढ़ के गया है, वो तो क्या करेगा, इसका दस्ती एडजॉइंट लेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देगा। तो इतना तो टाइम है नहीं। यहाँ पर एक ट्रिक लगती है, और ट्रिक क्या है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, और वो इक्वल है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्डर। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी याद रखने वाली है। अब आप सारा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब पहले एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट लेके फिर उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको तो सारा दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर आसान तरीका क्या है, आप और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और फिर माइनस करवाएं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता कैसे, 2/2 का a इंटू बी सी इंटू डी। तो ये कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, 2/2 का, इनको मल्टीप्लाई करवाएं a b और माइनस करवाएं इनको मल्टीप्लाई करवा के a b माइनस सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप निकालें तो इसका क्या आता है, 1 इंटू -1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं -1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गया -1। अब हमने ट्रिक के अंदर लिखा है कि जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम बस सीधा सीधा क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब अगर -1 ये है, इसको फिर किसके इक्वल आएगा, -1 इंटू 1 0 0 1, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा -1 0 0 -1। ठीक है, इस तरह करना है। तो अब देखें, अब एक ये जो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा 5 मिनट तो कम से कम लगने थे, उस चीज़ को आपने इसके 1 मिनट के अंदर कर ली, 1 मिनट को क्या 10 सेकंड के अंदर कर ली है, यूँ इसको करना है। ये ट्रिक इसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके पास आता है अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, अब डिटर्मिनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है। डिटर्मिनेंट वाले से रिलेटेड आगे आपने जो इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी वो भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होती हैं। फिर उसके बाद आपने, अच्छा डिटर्मिनेंट का जो है ना, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ किन का ऑर्डर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, जिनका 2 है वो तो आपको पता है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि 2 वाले को तो सीधा डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के सबट्रैक्ट करवाएंगे सेकेंडरी डायगोनल को। यहाँ पर आप वैसे नहीं करेंगे। एक मिनट यार, चलिए यहाँ पर अब जो डिटर्मिनेंट करने लगे ना हम, जो ऑर्डर 3 या उससे बड़े के करते हैं। 2 वाले का तो हमें पता है डिटर्मिनेंट, आपको मैंने भी पीछे बताया कि उसका क्या करना है, प्रोडक्ट लेके और सबट्रैक्ट करना है, वो सारा अभी मैंने आपको बता दिया। 3 वाले का जो मैट्रिक्स है ना, 3 ऑर्डर जिसका 3/3 है या बड़ा है, उसका डिटर्मिनेंट आप उस नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते। इसका अगर देखें, ए मैट्रिक्स है ना आपके पास, इसमें आता है, यहाँ पर वो कहता है A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर ये तो 3/3 का मैंने मैट्रिक्स बनाया, तो इसका वैसे डिटर्मिनेंट किस तरह निकलेगा, डिटर्मिनेंट आप इसका निकालेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है किसके इक्वल, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। अब एक तो यूं है लिखा जा सकता है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ठीक है, अब असल में है क्या चीज, A यहाँ पर A ये है कोफैक्टर, और ये जो M है ये है माइनस। अब देखें कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर किसी भी AIJ का आप क्या करेंगे, -1 इंटू आई प्लस जे, ये आपने लिखा, ये AIJ यानी अगर मैंने A11 ले रहा हूँ तो आई भी 1 होगा, जे भी 1, और यहाँ पर वो आई की जगह जे की जगह 1 डालेंगे, और साथ आप क्या करते हैं ऐसे। और अब करना क्या है, इसके अंदर आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको जो भी अगर देखें AIJ लिया, यानी यहाँ पर अगर मैंने 1 1 लिया तो ये वाली रो जो ये वाली रो और ये वाली कॉलम, वो IJ वाली उसको कैंसिल करेंगे, और जो पीछे बचता है हिस्सा, ये A22 A23
A32 और A33 इसका डिटर्मिनेंट ले, क्योंकि अब तो ये 2/2 बन गए, ये तो अब आपको पता ही है कि कैसे निकलेगा। इसको बस आप डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कोफैक्टर। अब लेकिन जो आपके पास माइनर है, माइनर MIJ, वो सेम टू सेम ऐसा ही है, बस आपने उसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कराना, बाकी ऐसा ही होगा। जिस तरह ये मैंने 1 1 के लिए लिखा है तो मैं IJ की जगह 1 1 कर देता हूँ। A23 A32 और A33 इस तरह करना है बस आपने। यानी माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ ये फर्क है कि कोफैक्टर के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई कराई जाती है और माइनर के साथ नहीं कराई जाती। यहाँ से कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन आता है कि कोफैक्टर AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ, ठीक है, क्योंकि सारे को आप माइनर भी तो लिख सकते हैं। ये इसका तरीका है, तो इस तरह करना है, तीनों को ऐड करना है। वैसे ये आपको ना वैसे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पॉज मारो। अच्छा जी, यहाँ पर 2/2 का तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया। 3/3 का डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बस ये बता दूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। अगर A मैट्रिक्स है ना, पहले A मैट्रिक्स लें, A1 1, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से 3/3 ले रहा हूँ। A1 सॉरी ये गलती से लिख दी एंट्रीज, 1 1 2 1 3 1 2 2 और 2 1, ओ सॉरी यार, A12 A13 A22 A23 A32 A33, यह आपके पास सीधा एक मैट्रिक्स आ गया। अब इस 3/3 मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है A11 इंटू माइनस कोफैक्टर या इसको आप एक ही चीज़ को ये भी लिख सकते हैं M11 माइनस ठीक है। अब इसके अंदर जो A है ये है कोफैक्टर और जो M है ये है माइनर, ठीक है। अब पहले तो माइनर कैसे निकलता है, माइनर होता है, अगर मैं यहाँ पर MIJ करूँ ना तो ये होगा, किसी भी एंट्री का माइनर निकालना है ना, ये यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, किसी भी एंट्री का माइनर निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसका माइनर निकालना चाहता हूँ 1 1 का, तो आपने उसी एंट्री का रो और उसी एंट्री का कॉलम उसको कैंसिल करें, जो पीछे वैल्यूज़ बच जाएंगी 4, इनका डिटर्मिनेंट लेना है A22 A32 A23 A33, ओ सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब ये आ गया माइनर, ये मतलब मैंने यहाँ पर 1 1 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 1 1 के हिसाब से ये चीज़ लिखी है। ये आपका माइनर आ जाता है और इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। कोफैक्टर होता है AIJ, फिर किसके इक्वल होता है -1 की पावर I प्लस J और साथ माइनर, ये चीज़ यहाँ पर आप दोबारा लिखें। बस इसमें और इसमें कोफैक्टर और माइनर में एक चीज़ का फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि माइनर के साथ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, सॉरी कोफैक्टर के साथ ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनर में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लेते हैं। अब इससे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले एक एंट्री का निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें और इनको ऐड करवाएं, और इस तरह इनको पहले आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे इसके कोफैक्टर को इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर इसका कोफैक्टर निकालें उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर इसका कोफैक्टर निकालें उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, तीनों को ऐड करें तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। ये मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए किया हूँ कि क्या पता कोई बायो का स्टूडेंट हो या जिसने बायो का स्टूडेंट हो उसने अगर देना हो तो उसको ये कम से कम थोड़ा पता हो कि कैसे करना है। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो ये मुश्किल नहीं है, उन्होंने तो ये पहले पढ़ा हुआ है, आसान तरीका, ठीक है ना। अब इसके साथ एक और चीज़ आती है, ये तो डिटर्मिनेंट ही है ये भी, मगर यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ इस साइड पे कि अगर आपके पास ये आ जाए ना कि डिफरेंट एंट्री डिफरेंट हो और कोफैक्टर डिफरेंट का आ जाए, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करवा दें साथ, यानी
A21 प्लस A12 है तो ये A22 है, और प्लस A13 है तो A23 है, तो ये 0 के इक्वल हो जाता है। अब देखें, यानी कहने का मतलब है अगर आप इसका माइनर वो कोफैक्टर लें और इससे मल्टीप्लाई करवाएं, और फिर इसका कोफैक्टर लें इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, इसका कोफैक्टर लें इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, और तीनों का सम लें, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आता है जो कि ये लिखा है। मगर आप इसका माइनर कोफैक्टर लें और इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसका कोफैक्टर लें इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसका कोफैक्टर लें इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, और इन तीनों को ऐड करवाएं तो आंसर 0 आ जाता है। ये बाकी के लिए भी है, यानी अगर आप माइनर एलिमेंट किसी यानी एंट्री किसी और रो की लें और आपका जो माइनर हो या कोफैक्टर वो किसी और रो का हो, तो फिर वो आंसर 0 दे देते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। अब इसके बाद आपके पास जो आ रहा है ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज़ आता है। असल में हम तो क्योंकि हमारे जो फेडरल एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि वो एप्टीट्यूड नहीं चेक करता, ठीक है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर फिर आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए। हमारा एग्ज़ाम जो आम सिस्टम है एफएससी या ये जो स्ट्रीम्स हैं ये हमें सिखाती हैं कि हमने कैसे इन चीज़ को बस पढ़ाना सिखाती हैं, वो ये नहीं बताती इनका यूज़ क्या है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो उनका यूज़ पूछ लेता है। तो इसलिए बस इसके और एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर यही फ़र्क है कि आपको इनका यूज़ आना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने पढ़ी हुई तो हैं, मगर आप लोगों को क्या इनका यूज़ आता है, क्या आप इनका इनको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। पहले नंबर पर तो आपने सब बच्चों ने पढ़ी होंगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। फिर अगर दूसरा आता है आपके पास कि इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर सेम देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर तीसरे पे जो आप जाएं उसमें वो कहता है कि इफ एनी इंटायर रो और कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और आपके पास आता है फोर्थ पर, वो है कि अगर डायगनल है ना, यानी इफ या फॉर आ डायगनल स्केलर और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो उनके लिए जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा से चेंज से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। उनका डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एंट्रीज, और डायगनल में जब भी लिखूंगा तो इसका मतलब है प्राइम डायगनल की बात करूंगा मैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ABC है, यहाँ पर मैं डाल दूँ x1 और यहाँ पर आ जाए x3 x2, अगर इधर आ जाए ना 0, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्राइम डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज सारी की सारी 0 हो जाए, तो इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये वाली एंट्रीज कौन सी होती हैं, फॉर ऑल AIJ, वो कहते हैं AIJ इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल, किन के लिए, I इज़ लेस देन J। और I लगी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो प्राइम डायगोनल के टॉप वाली होती हैं वो सारी इन्हें इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये सारी की सारी 0 हों तो फिर आप ऊपर वाली 0 होंगी तो नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर इसी के बजाय नीचे वाली 0 हों, यानी प्राइम डायगोनल के नीचे वाली एंट्री 0 हों और ऊपर वाली एंट्री 0 ना हो बल्कि कुछ और हों, तो फिर
ये देखें सारी ज़ीरो है, तो इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर नीचे ज़ीरो आ रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ऊपर आ रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इनको आप अलहदा से क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बस आगे से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी दो टाइप्स हैं। और इससे एक और बात भी पता चलती है कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स भी यानी, और कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको यूँ लिख दें, इसको यूँ कर दें 0 0 0, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्केलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। यानी अगर दोनों साइड पे 0 बन जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों साइड पे 0 ट्रायंगुलर नहीं होगा। दोनों साइड पे 0 पे सादा ट्रायंगुलर, आप उसे अपर या लोअर नहीं कह सकते, आप फिर उसे कहते हैं दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही तो लिखा हुआ है। अब ठीक है, वो कहता है कि अगर डायगोनल या स्केलर या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर के अंदर अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, ये मैट्रिसेस हों, तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इनकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा के, इस तरह आपने बस ये करना है। उसके बाद आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं और डिटर्मिनेंट्स की बाकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर आपके पास आता है, इसके अंदर बाकी फिर आती हैं कि अगर आपके पास होना ये यानी a n पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का लेके n। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आसानी भी करती है क्वेश्चंस के लिए। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जो 2x2 का, जिस तरह अगर मैं यहीं पे मिसाल देता हूँ कि अगर ये है 3 0 0 3 और इसका वो पूछता है कि आप बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप पहले a की पावर 4 लेंगे। खैर इसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप सीधी पावर 4 लें, तो वो उस तरह कर सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय कोई और मैट्रिक्स आ जाए, या अगर मैं मिसाल के तौर पर, इसके लिए तो आप लोगों को ट्रिक पता है ना, तो आप लोग तो कहेंगे यार ये तो एम ही कह रहे तो आसान है। इसके बजाय अगर मैं आपको ये कह दूँ 3 2 1 और इधर कह देते हैं 2, ठीक है ना। अब इसमें वो पूछता है कि a की पावर 3 का डिटर्मिनेंट बताओ। चलो आप पहले इसको a क्यूब लो और a क्यूब का डिटर्मिनेंट लो, नहीं लेना, इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर इसका डिटर्मिनेंट लें, 6 - 2 क्या आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए a क्यूब का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट के क्यूब के। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट 4 आया है, तो आप 4 का क्यूब लें तो वो होता है 64। अब जो चीज़ आपको 5 मिनट लगने थे क्यूब लेने में, उसको आपने 2 मिनट के अंदर 2 मिनट भी नहीं लगे, उसके अंदर आपने सॉल्व कर लिया। इसका इस्तेमाल इस तरह होता है, और ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आप ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके पास आते हैं ट्रिक क्या, ये तो प्रॉपर्टी है सीधी सीधी। उसके बाद आपके पास आता है 6 पर कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n, ठीक है, और वो कभी कभी पूछता है कि a बताओ क्या है, इस तरह पूछ सकता है वो। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे, ये किसके इक्वल होता है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसको पूछता है, आप उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और उसका डिटर्मिनेंट लें, तो आप उसका बताएं कि क्या आता है। लेकिन उस तरह करने के बजाय आपने क्या करना है, सादे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और उस जो k स्केलर है जो आपको मल्टीप्लाई करवाने का कह रहा है, उसकी पावर लें n के। अब एक और बात बताऊं, डिटर्मिनेंट तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आ सकता है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर में सिर्फ सिंगल डिजिट लिखा है n, इससे हमें साफ पता चलता है यही है कि ये n क्रॉस n है, तो इसलिए स्क्वायर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ n भी लिख सकते हैं। तो आपने बस उसके a की पावर n लेनी है और उसको मैट्रिक्स a के साथ डिटर्मिनेंट के साथ यानी उसका मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि ये कुछ जो है ना, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, ये वैसे हैं कि अगर इफ़ all the rows or columns are in AP, ठीक है ना, AP में है या GP में है, देन डिटर्मिनेंट क्या होता है,
तब भी ये ज़ीरो होता है। यानी अगर एंट्रीज लिखी हो ना, मिसाल के तौर पर अगर ये आ रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो अब अगर आप देखें ना तो ये एंट्रीज सारी किस में लिखी हुई हैं, ये एपी में लिखी हैं। ये देखें, इसमें 5 ऐड करें, इसमें 5 ऐड करें, इसमें 5 ऐड करें। तो आपको अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली लिखना ज़ीरो, क्योंकि एंट्रीज इसके वो क्या है, एपी के अंदर है। इस तरह ये वाली ट्रिक भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स होगी ना, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, ठीक है। इसके बाद अब हम आ रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरफ, सिमेट्रिक और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह। अच्छा जी, अब इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के, और इनके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उन रिजल्ट का इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर होगा। क्या करेंगे, पहले आपके पास आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। पहली बात तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जो कि ट्रांसपोज लें तो अपने इक्वली आ जाए, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, या ए ट्रांसपोज माइनस ए, या इसको आप लिख लें इसी के बजाय, या ए माइनस ए ट्रांसपोज भी तो लिख सकते हैं इसको ज़ीरो, ठीक है ना। अब यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लें और वो उस अपने आप के इक्वली आ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर यानी इसको एक और भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये एनईटी का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखें, वो कहता है 3R और 7 है, फिर वो कहते हैं 9 - 1 और साथ है आपके पास 6, और ये है P 6 और 3, ठीक है। उसने हमें बोला कि ये सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक, तो उसने हमें बोला कि R और P की वैल्यूज़ बताओ क्या है। अब इसके अंदर सीधी बात मैंने आपको क्या बोली, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी अगर ये 1 1 है या ये 2, ये कौन सी है, ये है 2 1, तो इसका मतलब है ये 1 2 के इक्वल होगी, ये इक्वल होंगी आपस में। ये मैं इरेज करता हूँ 1 2 और 2 1 इस तरह। इसका मतलब है आपस में R किसके इक्वल आ जाएगी, 9, और इसी तरह 7 फिर किसके इक्वल आ जाएगी, P के। इस तरह बस आपने सॉल्व करनी है। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। इसके अब आगे से ना कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मैं आपको लिख के देता हूँ। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखें, पहला है कि इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन रिजल्ट्स क्या होते हैं फिर इसके, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो, या इसके बजाय ए इंटू ए ट्रांसपोज हो, या ए ट्रांसपोज इंटू ए हो। ये तीनों जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स देंगे वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये कभी कभी तो ये सीधी स्टेटमेंट ही पूछ लेता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका रिजल्ट यूज़ तो क्या सीधा सीधा कभी कभी उसका पूरी स्टेटमेंट ही लिख के कह देता है कि ये क्या है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसी के साथ एक और चीज़ आती है कि इफ़ A and B are symmetric, A and B are symmetric matrices, then तो आपको एक चीज़ आएगी कि जो आपके पास आता है ना A प्लस बी या A माइनस बी, या मैं लिख रहा हूँ A प्लस या माइनस बी, इसी के साथ K इंटू ए, या इसके साथ आता है K ए बी, या यहाँ लिखो ए बी प्लस बी ए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं।
यानी अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक हैं तो आप उनका सम लें या उनका डिफरेंस लें या उनमें से किसी एक को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या उनका प्रोडक्ट के साथ लेके उनको सम लें, तो ये सारे जितने भी मैट्रिसेस आते हैं ये सिमेट्रिक आते हैं। और इसी के साथ एक और रिज़ल्ट भी है, एक दो और भी हैं इसके, वो ये है कि अगर ए सिमेट्रिक है ना, यानी इफ़ ए सिमेट्रिक देन वो क्या होगा, a की पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, और यहां पर n जो है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स में से है, तो ये आपके पास आ गया। और इसी के साथ एक और भी आता है कि अगर a b और a ट्रांसपोज आ गया, ये मैट्रिक्स है, इसमें इनमें अगर B जो है B हो सिमेट्रिक तो ये क्या होगा, देन इट इज क्या चीज आएगी, सिमेट्रिक होगा। यानी और अगर इसी के अलावा इसी के साथ अगर B स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए तो यानी अगर B क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक तो ये सारा क्या होगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें कहने का मकसद क्या है कि ये जो है ना, ये इनमें अगर ये तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनमें ये जो बीच वाला यानी B है अगर ये सिमेट्रिक हो जाए तो ये सारा का सारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसके बजाय B सिमेट्रिक के बजाय स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। अब ये रिजल्ट्स थे और ये रिजल्ट्स नहायत इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। इसके बाद आपके पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर वो क्या करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लें ना तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक में इसमें आप जब A ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव A के इक्वल आ जाए, या इससे एक क्या आता है, A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, नल के, उसमें A माइनस था। ठीक है, अब इसके लिए या इसी को यूं भी लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात सॉरी मैं भूल गया, सिमेट्रिक के अंदर जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये सिमेट्रिक के लिए है। ठीक है ना, ये बात मैं भूल गया था बताना। इसी के साथ अगर आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये सारी यहाँ से ऐसे, वो क्या होंगी, वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी, सारी की सारी ज़ीरो होंगी। हो इन बिलोंग्स टू की जगह इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, वो सारी ज़ीरो होंगी। कोई ऐसा मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता स्क्यू सिमेट्रिक जिसकी प्राइम डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो। अगर उसकी प्राइम डायगोनल एंट्री ज़ीरो के अलावा हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता। ये सीधी ट्रिक है कि आप चेक करना हो तो डायरेक्टली आप बस उसकी प्राइम डायगोनल एंट्रीज चेक करें, अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, फिर उसके बाद आपने बाकी चीज़ें चेक करनी है। लेकिन अगर पहली चीज़ ही ये ज़ीरो ही ना हो तो फिर वो बाकी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके बाद आपके पास आता है, एक तो ये हो गया ना, अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स, ये खैर लिख दूं पहले, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, इसके भी उसी तरह कुछ रिजल्ट्स हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट्स देखें इसके क्या हैं, उसमें वो बोलता है हमें कि पहली बात तो ये उसी तरह, किस तरह, इफ़ ए इज सिमेट्रिक और सॉरी इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तो फिर क्या होगा, इसमें A माइनस ए ट्रांसपोज और फिर
उसमें वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसमें क्या था, सिमेट्रिक में ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, लेकिन इसमें वो सारी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये माइनस है, ठीक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। या इसी के बजाय इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर क्या होगा, देन तो फिर जो आपका मैट्रिक्स है ना ए की पावर n, ये दो तरह होता है। ये हो जाएगा सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा या तो ये बन सकता है सिमेट्रिक या बन सकता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक हो, यानी अगर पावर हो ना n की इवन, तो फिर ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। और अगर पावर हो ऑड पॉजिटिव, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास और वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपके पास ए की पावर n अगर मैट्रिक्स को पूछते हैं, यानी अगर वो ए कोई भी मैट्रिक्स है आप कंसीडर करें, आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक है, आपके उसकी 9th पावर लेते हैं, तो 9th पावर भी एक स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। मगर आप उसकी जब इवंथ पावर लें, जैसे 8th ले लें, 6th ले लें, तो फिर वो सिमेट्रिक बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक में चेंज हो जाता है। ये बस बताना था। उसके बाद आपके पास आता है कि एक और है क्या चीज़, कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं स्क्यू से नहीं सॉरी सिमेट्रिक, देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने आपको बताया था पहले उसमें सिमेट्रिक में कि अगर वो सिमेट्रिक हो तो सम इनका सिमेट्रिक होता है, अगर सब्ट्रैक्शन कर लें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। और ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह तो आपने पढ़े ही होंगे, हर्मिशियन नहीं पढ़ा। हर्मिशियन के अंदर ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, हर्मिशियन फेडरल वालों ने नहीं पढ़ा, पंजाब वालों ने शायद पढ़ा हो। इसके अंदर आपके पास आता है हर्मिशियन में, देखें हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहली बात तो ये हर्मिशियन के अंदर ना कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, यानी इनके अंदर आयोटा मौजूद होता है। अब इसके लिए ये है कि A इक्वल्स टू A बार के ट्रांसपोज, ठीक है ना, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हैं। पहले आप उन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का कॉन्जुगेट लो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो वो इक्वल ही आ जाए उसके, तो इसका मतलब है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसकी वैसे यहाँ पर ना ये क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। यहाँ पर आएगा 1 2 4, फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और साथ आता है 2 प्लस आयोटा, इधर आता है 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, इधर आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, इधर 1 माइनस आयोटा, तो इधर आएगा 1 प्लस आयोटा। बस अब देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स का, यानी इस पूरे मैट्रिक्स का क्या लें, मैं इसको लेके दे देता हूँ, दिखाता हूँ कि अगर आप इनका क्या लें, इनका कॉन्जुगेट लें, तो रियल का तो कॉन्जुगेट रियल ही होता है ना, तो 2 माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका 3 का माइनस 4 हो जाएगा, इसका 1 का प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस का माइनस में चला जाएगा, इसका 3 माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, और इसका 1 प्लस का 1 माइनस हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ कॉन्जुगेट लिया, अगर ये A है तो आपने एक कॉन्जुगेट लिया है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो इनको रिप्लेस करें 1 2, ये सारा ऐसे ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 2 लिख दिया, 2 माइनस आयोटा, 2 1 प्लस आयोटा, इसमें आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 4। तो अब देखें, इसको मैं मिटा दूँ कंफ्यूज ना हो जाना। अब देखें कि अब इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क है, इसमें और इसमें नहीं है।
तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया है। अगर ये इक्वली आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और एक और बात, हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज होती हैं दे आर रियल नंबर्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में प्राइम डायगोनल के अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं आ सकती, ठीक है ना। अब इसके वही रिजल्ट्स आप बता दूं मैं आप लोगों को, इसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं। उन रिजल्ट्स से आप देखें, उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी इसमें पहले नंबर पे आता है इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर इससे क्या होगा, देन A प्लस A बार का ट्रांसपोज, A इंटू A बार का ट्रांसपोज या A बार का ट्रांसपोज इंटू A, ये सारे के सारे क्या होंगे, दे आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है ना। उसके बाद ये इसके लिए बस इतने ही रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें बस आपने क्या करना है, A इक्वल्स टू होगा माइनस A बार के ट्रांसपोज के, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस A बार का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए 0 के, ठीक है। सॉरी, ये बस ये आपकी इसकी डेफिनेशन आ गई है। इसको आप लिख सकते हैं AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI, सही है। अब आपके पास क्या चीज़ आती है, इसके अंदर एक और बात बता दूं, इसके अंदर जो प्राइम डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो सारी की सारी या तो ज़ीरो होंगी या तो वो हो सकती हैं प्योर इमेजिनरी, हाँ जी, या तो ज़ीरो या तो प्योर इमेजिनरी, इसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसके बाद इसके लिए सिर्फ एक ही रिज़ल्ट आपने याद रखना है, इसके लिए बस एक सादा सा रिज़ल्ट है, और वो रिज़ल्ट है कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ A इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तो होगा क्या, A माइनस A बार का ट्रांसपोज, A माइनस A बार का ट्रांसपोज क्या आएगा, इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। बस इसके लिए एक ये सादा सा रिजल्ट है। ये था आप लोगों का पार्ट 1 इस चैप्टर का। इसके बाद आप लोगों का पार्ट 2 जो है वो चैप्टर, वो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा, पढ़ाएंगे। और कोई भी आप लोगों को इसमें मसला आया हो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे आपको जवाब दिया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।